वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स क्यों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हमने इससे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग को बहुत अच्छे से समझा है और उसके एमसीक्यूज़ भी किए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में को समझने के बाद हम इसके भी एमसीक्यूज़ करेंगे। वैसे एग्ज़ाम में अक्सर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, सो हमें इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। और कॉस्ट और मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो इस पेपर को, इस टॉपिक को हमें अच्छे से क्लियर करके जाना है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ऐसा होता है कि जब एक बिज़नेस या एक कंपनी कोई प्रोडक्ट सर्विस बनाती है, ठीक है, तो वो ना उसका कॉस्ट प्री डिटरमाइन कर लेती है कि उसका कॉस्ट इतना होगा। उसने एक कॉस्ट पहले से अज्यूम कर रखा होता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाता हूँ तो इस प्रोडक्ट का कॉस्ट AB से कुछ भी होगा, उसने वो अज्यूम किया है। और तो उसके बाद लेकिन उसका एक्चुअल कॉस्ट जो होता है, एक्चुअल में जो कॉस्ट होता है वो अलग होता है। उसके साथ दो टर्म होती है, या तो एक्चुअल कॉस्ट जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से सोचा था उससे कम भी हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आता है, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट में से जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो हमारे पास डिफरेंट आता है उसको हम वेरिएंस कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेन फोकस क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मेन फोकस होता है कॉस्ट पर यूनिट को डिफाइन करना, ये पता लगाना कि एक्चुअल में कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी क्यों किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। पहले से डिटरमाइंड है तो वो उसका यही है कि नहीं, हमको कॉस्ट को कंट्रोल करना है, इतने में ही ये प्रोडक्ट बनाना है, इतने में ही ये सर्विस का कॉस्ट आना चाहिए। परफॉर्मेंस मेजरमेंट दूसरा है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में क्या है कि कंपनी अगर वो पहले से ही प्री डिफाइन रहती है कि उसका कॉस्ट इतना आएगा, तो वो उसके बाद ना वो परफॉर्मेंस को भी देखती है कि एक्चुअल में क्या आया है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो परफॉर्मेंस, बिजनेस के परफॉर्मेंस को पहले डिटरमाइन कर पाती है। सो सेकेंड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, परफॉर्मेंस को मेज़रमेंट करने में हेल्पफुल है, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट को बढ़ाना बिजनेस में एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो बिज़नेस के गोल हैं, ठीक है, बिज़नेस कितना ज़्यादा कोई कंपनी प्रोडक्शन कर सकती है, या फिर वो कितने सारे अपने सोर्सेस को लगा सकती है, ठीक है। तो और वो कितना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर लेगी। तो देखिए, जब कॉस्ट को पहले से अज्यूम कर रखा होगा कि देखो मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, इसका कॉस्ट 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ आना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि कंपनी को या फिर उसके जो स्टाफ है उसको पहले से पता होगा कि नहीं, इसमें हमें इतने ही कॉस्ट लगाने हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी लगाएगी, ठीक है। इससे कंपनी को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। उसके बाद है डिसीज़न मेकिंग। जब हमारे पास कॉस्ट आ जाता है कि अच्छा कॉस्ट इतना आया है, इतना आएगा,
मतलब बहुत सारे डिसीजंस तो ऐसे होते हैं ना कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वजह से ही पॉसिबल है, क्योंकि जब भी कभी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक अज्यूम किया जाता है कि अच्छा इतना कॉस्ट आएगा इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो अच्छा तो फिर अब हम इसका क्या प्राइस रखेंगे और बाकी क्या कैसे खर्चे आएंगे वो सारे जोड़ के। तो यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग में ये हेल्पफुल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू इस टाइप से बन सके, ठीक है, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या कुछ और वर्ड्स भी उसमें यूज़ कर सके। आपको समझना है, आपको हर एक वर्ड को माइंड में रखना है, तभी सारे के सारे एमसीक्यू करने में आसानी होगी। कि कॉस्ट कंट्रोल करता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कॉस्ट कंट्रोल होती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। उसके बाद देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल बहुत हद तक सिमिलर हैं, लेकिन बजटरी कंट्रोल जो है ना ये ब्रॉड लेवल पे, ये पूरी की पूरी बिजनेस पूरे के पूरे बजटरी कंट्रोल पूरा का पूरा ये होता है ना जितने बिजनेस हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये एक पर्टिकुलर यूनिट की कॉस्टिंग को अज्यूम करता है, प्री डिटरमाइन करता है, ठीक है। इसका मेन फोकस पर यूनिट कॉस्ट होता है, लेकिन बजटरी कंट्रोल का होता है टोटल कॉस्ट, या जितना फाइनेंस का टोटल कॉस्ट है उस पर इसका फोकस होता है बजटरी कंट्रोल का। वेरिएंस एनालिसिस इज डन इसमें जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि उसने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट हमने 100 रुपीज़ माना, वेरिएंस एनालाइज कैसे करेंगे, तो 100 रुपीज़ हमारा कॉस्ट था, लेकिन हमें खर्चा हो गया है 190 रुपीज़, ठीक है। अब 90 रुपीज़ हमारा खर्चा है, तो वेरिएंस एनालिसिस फटा हो गया हमारे पास तुरंत ही कि अच्छा 10 रुपीज़ बच गए, यानी कि ये फेवरेबल है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने पहले ज़्यादा अज्यूम करके किए हैं, ठीक है, और हमारा एक्चुअल कॉस्टिंग कम आया है, तो ये वेरिएंस फेवरेबल होता है। उसके बाद देखिए नैरो स्कोप, क्योंकि ये तो सिर्फ एक यूनिट का कॉस्ट पता करता है, तो एक बहुत ही नैरो सा स्कोप है, छोटा स्कोप है। उसके बाद बजटरी कंट्रोल, जो जैसा मैंने पहले बताया कि बजटरी कंट्रोल एक ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को प्री डिटरमाइंड करना है। जैसे आप एक नॉर्मल चीज़ समझिए, जब हमारे हर ईयर एक बजट फिक्स होता है, ठीक है, बजट निकलता है। अब वह हर क्षेत्र के लिए जो है एक अलग अलग एक बजट निकलता है कि अच्छा एजुकेशन में इतना का बजट है, बाकी चीज़ों में, ठीक है, इसमें इतने के बजट है, इसमें इतने का बजट है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए बजट अलग अलग निकलता है, वो हर साल निकलता है। लेकिन होता क्या है, एट द एंड पता चलता है कि अच्छा जितने का बजट था उतना खर्चा भी हुआ है, या उससे ज़्यादा खर्चा हो गया है, या फिर ऐसा तो नहीं कि जितने का बजट है वो उससे कम खर्च हुआ है, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल तो टोटल कॉस्ट होता है, ये फाइनेंस होता है। उसके बाद है वेरिएंस एनालिसिस नॉट डन, इसमें वेरिएंस एनालिसिस डन नहीं होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। और इसका स्कोप क्या है, तो ब्रॉडर स्कोप है। बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट इसको समझिए। देखिए रिवाइज साथ साथ जल्दी करते चलिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है उसको याद रखना है। दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को याद रखने के लिए सिर्फ हमें एक कीवर्ड को याद रखना है कि ये प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी है कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऑब्जेक्ट है कॉस्ट को कंट्रोल करना, परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना, सफ़ी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस विद बजटरी कंट्रोल, ये बजटरी कंट्रोल से कैसे डिफरेंट है, तो बजटरी कंट्रोल तो टोटल कॉस्ट होता है,
लेकिन ये पर यूनिट कॉस्ट है। ये इसमें वेरिएंस एनालिसिस डन हो जाता है, लेकिन बजटरी कंट्रोल में वेरिएंस एनालिसिस कभी भी। और टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स को समझेंगे। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड में क्या होता है कि कितने टाइप से स्टैंडर्ड है। सबसे पहला टाइप ये है कि आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड में होता क्या है कि यहाँ पर अज्यूम किया जाता है कि सब कुछ परफेक्ट होगा। ये अज्यूम किया जाता है कि कोई कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, मशीन कभी ख़राब ही नहीं होगी, ठीक है, लेबर जो है वो 100% एफिशिएंट होंगे। ये सब चीज़ें अज्यूम की जाती है। और इसका एग्जांपल देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि मान लीजिए कि एक शर्ट बनाने का आइडिया है स्टैंडर्ड टाइम में, ओके। तो 1 घंटा में अगर कोई रुकावट या गलती ना हो तो वो 1 घंटे में बन जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या आइडियल स्टैंडर्ड क्या है कि जो शर्ट है वो 1 घंटे में बन जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो 1 घंटे में ही बने, उससे ज़्यादा टाइम भी तो लग सकता है। हो सकता है कुछ रुकावट आ जाए, लेकिन जब ये अज्यूम किया गया तो उसे एकदम बिना प्रैक्टिकली इसको अज्यूम किया गया कि नहीं, ये शर्ट 1 घंटे में बन जाएगा और इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, और ऐसा सोच करके, ठीक है। तो जो आइडियल स्टैंडर्ड है ना, ये प्रैक्टिकल में नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक थियोरी के लिए है कि हाँ आइडियल स्टैंडर्ड होता है। ये देखिए यहाँ पे इस वर्ड को समझिए, ये इम्प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। दूसरी चीज़ें, अटेनेबल स्टैंडर्ड। अटेनेबल स्टैंडर्ड जो है ये प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये जो है ये रियलिस्टिक बेस्ड होता है ऑन नॉर्मल एफिशिएंसी। रियलिस्टिक बेस्ड है, नॉर्मल एफिशिएंसी है। इसमें सब कुछ को माना जाता है। नॉर्मल वेस्टेज होगा, मशीन ब्रेक डाउन हो सकती है, लेबर की छोटी मोटी गलती को ध्यान में भी रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक शर्ट बनाना है और उसका जो अटेनेबल स्टैंडर्ड टाइम रखा है वो हमने 1 घंटा नहीं, हमने 1 घंटा 15 मिनट रखा है, क्योंकि 1 घंटा जो है वो उसका एकदम परफेक्ट टाइम है, ठीक है, जिसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यदि नहीं आएगा तब। लेकिन अटेनेबल स्टैंडर्ड में हम 15 मिनट को एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। इसको मैं एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ कि आपने ज़्यादातर देखा होगा जब ट्रेन का टाइम होता है कि इतने बजे स्टेशन पहुँचना है, तो अक्सर लोग हमेशा आधा घंटे 15 मिनट 1 घंटा पहले पहुंचना ज़्यादा, मतलब पहले घर से निकलते हैं। वो इसीलिए कि हो सकता है कि रास्ते में कभी ट्रैफिक प्रॉब्लम हो या किसी तरह की कोई समस्या आ जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, कुछ भी, तो वो 1 घंटा आधा घंटा का गैप लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अटेनेबल स्टैंडर्ड, ओके। उसके बाद आता है करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड का मतलब होता है यहाँ पर जो मतलब करंट सिचुएशन के हिसाब से लगाए जाते हैं। मतलब करंट में ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, मार्केट में मान के चलिए कि मार्केट प्राइस और कंडीशन बदलता रहता है और इसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो ये करंट बेसिस पे होता है। इसीलिए अब एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे कि मान लो आज की डेट में कोई शर्ट बनाना है और उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें 550 रुपये पड़ रहा है, क्योंकि कपड़ा और मजदूरी का रेट बढ़ गया है। तो हमने जो उसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगा है वो प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन के बेसिस पे लगा। अभी महंगाई बढ़ गई है तो अभी हमने लेबर कॉस्ट प्लस कपड़े के कॉस्ट को ऐड करके हमने उसका करंट स्टैंडर्ड लगाया है। आई होप आप लोगों को ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड।
आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले आता है आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है अटेनेबल स्टैंडर्ड। अटेनेबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है ये बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बेसिस होता है और इसमें रियलिस्टिक बेस नॉर्मल एफिशिएंसी होती है। और उसके बाद तीसरा है करंट स्टैंडर्ड। तो करंट स्टैंडर्ड में हमेशा करंट स्टैंडर्ड जो है तो करंट स्टैंडर्ड में हम प्रेजेंट की कंडीशन के बेसिस पे स्टैंडर्ड तय करते हैं कि इतना कॉस्ट लग सकता है। उसके बाद आइए वेरिएंस को समझते हैं। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? देखो, वेरिएंस एनालिसिस में पहले ही बताया है कि दो तरह की यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है कॉस्ट। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, दूसरा एक्चुअल कॉस्ट होता है, ठीक है। यदि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट कम है तो ये फेवरेबल होगा। हमने किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर 10 रुपये का कॉस्ट रखा है, ठीक है, और एक्चुअल में हमें खर्च आया है 9 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है, इसीलिए ये होगा फेवरेबल, ओके। और जब हमने एक्चुअल कॉस्ट को रखा है हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट को रखा है यहाँ पर फिर से हमने 10 रुपये रखा है और हमारा एक्चुअल कॉस्ट 11 रुपये का आया है, तो ये जो हो गया वो एडवर्स हो गया, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। दो चीज़ें याद रखनी है। जब वेरिएंस आएगा दो तरह से वेरिएंस आ सकता है, एक एडवर्स होगा, एक फेवरेबल होगा। तो फेवरेबल कब होगा? फेवरेबल होगा जब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो रखा गया है वो ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है। और जब जो है वो एक्चुअल कॉस्ट ही हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादा हो गया है तो वो एडवर्स होगा। अब इसके जो फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूलों से ही अक्सर क्वेश्चंस सवाल बनते हैं। तो और इस टॉपिक से थियोरेटिकल कम आते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा आते हैं। थियोरेटिकल भी आते हैं तो थ्योरी में वही कॉस्टिंग को समझना है, टाइप्स को समझना है, साथ ही वेरिएंस से सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है वेरिएंस का फॉर्मूला। मटेरियल वेरिएंस वन सेकेंड, हाँ। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? 3 तरह के वेरिएंसेस हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस, ओके। मटेरियल वेरिएंस मतलब जितना का डायरेक्ट खर्चा आया है, ठीक है, कॉस्ट बनाने में। नॉर्मल जैसे हम चाय बना रहे हैं तो जितना दूध, दूध, चाय पत्ती, चीनी, अगर अदरक इलायची डाले तो वो, फिर गैस का जो खर्चा है, तो ये मटेरियल हो गया। हमने स्टाफ रखा है वो लेबर है। और अब चाय बनाया है लेकिन हमने जो चाय बनाने की दुकान ली है वो रेंट पे ली है, ठीक है। उसके बाद उस रेंट की दुकान में हमें बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा, ओके। तो ये सब ओवरहेड की एक्सपेंसेस वेरिएंस में आते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब हमें निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला है SP इंटू SQ AP इंटू AQ। अब देखिए SP का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइस और एक SQ का मतलब का है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि जितना प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए और वैसे ही एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए तो कॉस्ट वेरिएंस निकल जाता है। अगर प्राइस वेरिएंस निकालना है तो देखिए कॉस्ट वेरिएंस निकल गया कि 5 रुपये का सामान है और 1 यूनिट का कॉस्ट है 5 रुपये, 10 यूनिट को कॉस्ट को हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो 10 है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 10 है स्टैंडर्ड प्राइस 5 है, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो और यहाँ पर एक्चुअल प्राइस मान के चलिए कि 6 रुपये है या 4 रुपये है,
कुछ भी 4 रुपये मान के चलिए, और क्वांटिटी तो 10 ही है, ठीक है। तो इसको और इसको जो माइनस करेंगे तब जो वेरिएंस आएगा वो होगा कॉस्ट वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस करते हैं और एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राइस वेरिएंस आएगा। उसके बाद मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करके जब स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस में लेबर कॉस्ट को जो है वो मेज़र किया जाता है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना होगा तो स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर। और लेबर के वेरिएंस में हम देखो यहाँ पर याद क्या रखना है, कंफ्यूजन करता है। मटेरियल में हम प्राइस और क्वांटिटी के साथ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। प्राइस और क्वांटिटी का खेल है यहाँ पर। लेबर में हमेशा रेट और आवर का खेल होता है, यानी कि कितने घंटे लेबर ने काम किया है, किस रेट के हिसाब से किया है, इस बेसिस पे कॉस्ट निकलते हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जब निकालना होगा तो जो स्टैंडर्ड रेट है और जितना स्टैंडर्ड आवर है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर से, ठीक है। उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस, ये कॉस्ट था। अब हमें निकालना है कि लेबर का रेट क्या होना चाहिए। तो लेबर का रेट निकालने के लिए स्टैंडर्ड रेट में से जब एक्चुअल रेट को माइनस करेंगे और एक्चुअल आवर को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर का रेट वेरिएंस निकल आएगा। और उसके बाद है लेबर का एफिशिएंसी का वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर को माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद लेबर एफिशिएंस वेरिएंस आ जाता है। इन सभी फॉर्मूले को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है ताकि ये आपको समझ आए, और ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको आप सिंपली इतने से ही समझ लेंगे कि जब मटेरियल को वेरिएंस निकालना होगा तो हम प्राइस और क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमें लेबर की वेरिएंस निकालना है तो हम स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट के बेसिस पर इसको निकालेंगे। उसके बाद है ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस में क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में स्टैंडर्ड ओवरहेड में से एक्चुअल ओवरहेड को माइनस करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकलेगा। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है तो हम बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड में से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को माइनस करेंगे तो ये जो है वो हमारा निकल के आएगा, ये यहाँ पर निकल के आएगा ये एक्सपेंडिचर। उसके बाद जब वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना है, जब हमें वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड ऑब्जर्व में से फिक्स्ड ओवरहेड को में से बजटेड ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। और वैसे ही फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस का क्यों अगर हमें निकालना है और अगर हमें फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को निकालना है हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को वॉल्यूम वेरिएंस को निकालना है तो हमें स्टैंडर्ड ऑब्जर्व ओवरहेड में से बजटेड ओवरहेड को करेंगे। और क्या फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर को माइनस करके स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारे फॉर्मूले को आपको वही है कि इसको एक बार आपको रिवाइज करना होगा। उसके बाद सेल्स वेरिएंस, तो सेल्स वेरिएंस में कितना सेल्स हुआ है, अगर हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी है तो स्टैंडर्ड सेल्स में से एक्चुअल सेल्स को माइनस करेंगे। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है कि कितना हुआ है
तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से ये रुक क्यों जाता है, तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल सेल्स को माइनस करेंगे। और अगर हमें सेल वॉल्यूम वेरिएबल्स निकालना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड प्राइस को ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरह सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये सारे फार्मूले बेसिस हैं और इनको आपको वही है मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और इसमें कुछ भी नहीं है, सारे स्टैंडर्ड और एक्चुअल का खेल है, इसको बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्या एडवांटेज है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ये एफिशिएंट कॉस्ट कंट्रोल करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव है। दूसरा है कि मेज़र एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को मेज़र करता है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट पहले से डिटरमाइंड है तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी आती है। उसके बाद है यूज़फुल इन डिसीजन मेकिंग में यूज़फुल है, कैसे बताया है प्राइस डिसाइड करने में। और मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता रहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। मान के चलिए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो किसी प्रोडक्ट को बनाने में या फिर लेबर में हमने 100 रुपीज़ को अज्यूम किया, लेकिन वहाँ पर जो हमारा कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ ही लगा है। तो ये किसने लगाया, ये लगाया है एम्प्लॉयज़ ने। सो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं और मैं अपने हर टॉपिक में एडवांटेज और लिमिटेशन को अच्छे से पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है समझना क्या ज़रूरी है, क्या इसका फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्या इसके लिमिटेशंस हैं। अब क्या है कि देखो ये बहुत कॉस्टली है और टाइम बहुत कंज्यूमिंग करता है, तो ये एक इसका लिमिटेशन है। डीमेरिट हम कह सकते हैं कि ये इसका एक डीमेरिट है। स्टैंडर्ड में बिकम आउटडेटेड। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड जैसे जो है वो आउटडेटेड फिक्स तो है, लेकिन किन्हीं कारणों से आउटडेटेड हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के कारण टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हो गई, इसके कारण, तो इन सब के कारण ये क्या होता है ना कि ये आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लेस सुटेबल इन डायनेमिक इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री तो जो है वो डायनेमिक है, चेंज होती रहती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होती रहती हैं, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पर कम सुटेबल है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। आपको इन्हें रिवाइज़ करना है। यदि आपको मेरी ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो और जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आया हो, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपके पास ये सारे कंटेंट जो मैं अपलोड करूँगी वो आपके पास आते जाएंगे। और चूँकि दिसंबर में एग्ज़ाम है और हम दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और टाइम भी बहुत कम है, तो आपको रिवीज़न करने में हेल्पफुल होगा। Thank you.